कमरे में एक हल्की सी खुशबू बिखरी थी, शायद किसी महंगे परफ्यूम की, और दीवारों पर जदीद आर्ट की फ्रेम और फर्श पर पड़ा सफ़ेद तबीज कालीन माहौल को मज़ीद पुरतइश बना रहा था। सोफे पर नीम दराज मिसेस नुदरत अपने मखसूस अंदाज में बालों की एक लट उंगलियों पर लपेटे हुए बैठी थी। जब दानिश कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखों ने जैसे ही नुदरत को देखा, एक शरारती मुस्कुराहट लबों पर आ गई। तुम्हारा ये हेयर स्टाइल आज खासा सूट कर रहा है तुम पर, दानिश ने संजीदगी से नहीं, एक खास किस्म की नरमी और चाशनी से कहा। मिसेस नुदरत ने फौरन उठाकर गर्दन घुमाई। उनके लबों पर लापरवाही हंसी थी। मेरी चॉइस ही इतनी खूबसूरत है दानिश, अब अच्छा तो लगना ही है, और तुम खुद अपने आप को देखो, मसलन अपनी मिसाल ले लो। दानिश ने गर्दन पीछे फेंक कर बेसाख्ता कहकहा लगाया। तुम इंतहा की खूबसूरत हो, पहले क्यों नहीं मिली मुझे? जबकि मिसेस नुदरत एकदम बोली, अरे वाह जनाब, आपकी बातें दिल को भाती हैं। अगर हर सुबह ऐसे ही आपकी तारीफें सुनने को मिले तो दिन बन जाए। वो ये कहते हुए सोफे पर बैठ गया और मिसेस नुदरत अपनी जगह से उठकर नरमी से उसके बराबर आ गई। उनके अंदाज में खास जनाना नज़ाकत और तजर्बाकार अदाकारी थी। वो दानिश के कंधे दबाते हुए बोली, वैसे तुमने आगे का क्या सोचा है? बिजनेस के हवाले से दुबई जाओगे या यहीं पर कुछ सेटअप करोगे? दानिश ने उनकी तरफ झुकते हुए बोला, सोच तो बहुत कुछ रखा है और बिजनेस के बारे में मिसेस नुदरत, मगर बस अगर आपकी नज़रें गर्म हो जाए तो काम आसान हो जाए। वो तकरीबन एक 45 साल की औरत थी, मगर खुद को बनाया ऐसा था कि 25 साल की लगती थी। मिसेस नुदरत ने जोर से हंसते हुए उसके बाजू को हल्का सा थपथपाया। बस तुम हम पर यूं ही नजरें इनायत रखते रहो, हमारी तारीफों के पुल बांधते रहो, हम तुम्हें नवाजते रहेंगे। अब आखिर हम भी कुछ कम हैसियत रखते हैं क्या? दानिश ने एक मानी खेस निगाह उन पर डाली और मुस्कुराकर बोला, आपकी सोबत में बैठकर अंदाजा हो गया है कि उम्र सिर्फ एक अदद है, असल बात शख्सियत और वकार की है, और आप में वो दोनों खूबियाँ व दर्जा तो मौजूद हैं। मिसेस नुदरत ने मसनूई शर्म से पलकें झुका ली और आहिस्ता से बोली, यही बात है, अगर मेरे शौहर कभी कहते तो शायद मैं आज भी उनकी होती, मगर वो तो बस बिजनेस में उलझे रहते हैं। और मैं खामोशी से तन्हा हो गई। दानिश ने बात बदलने के अंदाज में सोफे की पुश से टेक लगा ली और बस फिर आपको अब तन्हा नहीं रहने दूंगा, आपका साथ बनकर खड़ा हूँगा। मिसेस नुदरत ने दिलचस्पी से उसकी आंखों में झांका, जैसे वो उसके अल्फाज के पीछे छुपी हकीकत को टटोल रही हूँ। मिसेस नुदरत ने दानिश की बात पर हंसते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक में सिर्फ आवाज़ नहीं, धमकी थी। नुदरत के चेहरे से जैसे जिंदगी खिसक गई हो, आंखों में घबराहट तैरने लगी और चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो फौरन अपनी जगह से उठी, 2 कदम चलकर दानिश के करीब आई और तकरीबन सरगोशी में बोली, दानिश फौरन कहीं छुप जाओ, मेरे शौहर आ गए हैं। ये आरिफ इतनी जल्दी क्यों आ गए? खुदा की कसम, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। वो कभी दानिश को और कभी दरवाजे को देखते हुए कदरे घबराए लहजे में बोली। उनके अंदाज से साफ छलक रहा था कि डर के मारे उनकी जान निकल जाएगी। दानिश सोफे पर बदस्तूर टेक लगाए बेफिक्री से बैठा रहा। हल्की सी मुस्कुराहट उनके लबों पर उभरी। अरे वाह, मैं क्यों छुपूं? तुम छुप जाओ। भाई, मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि रेस्टोरेंट में मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी कि घर पर बात हो। अब भुगतो। वो मजीद फैला था और वो ऐसा ही था, हर सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल करता था। अब भी उसके अंदाज से साफ छलक रहा था कि वो छुपने का कोई इरादा नहीं रखता, मगर दिल ही दिल में एक लम्हे के लिए टेंशन उसे भी हुई, क्योंकि ऐसे नाजुक लम्हात में वो वक्त का ख्याल लाजमी रखता था। नुदरत का दिल जैसे हलक में आ गया। दानिश प्लीज़, खुदा के लिए अभी इन बातों का वक्त नहीं है, तुम फौरन कहीं छुप जाओ। आरिफ बहुत सख्त इंसान है, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ इस घर में देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और तुम्हें जेल भिजवा देगा। दस्तक अब जोरदार धमाकों में बदल चुकी थी। दरवाजे की हैंडल बुरी तरह हिल रही थी और आरिफ की आवाज़ वाज़े सुनाई देने लगी। नुदरत, दरवाज़ा खोलो, तुम सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। दानिश अब तक खामोश तमाशाई बना बैठा था, मगर अब वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठा, अपने कोट की आस्तीन ठीक की और बेनियाजी से नुदरत की तरफ देखा। तुम नर्वस मत हो, जाकर दरवाज़ा खोलो, जितना शोर मच रहा है वो वैसे भी दरवाज़ा तोड़ देगा। नुदरत ने बेयकीनी से दानिश की तरफ देखा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? आरिफ को अगर गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। वो खाली हाथ नहीं होता कभी। वो तुम्हें जेल में डलवा देगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और मेरी भी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रो पड़े। दानिश ने एक नज़र उसके परेशान चेहरे पर डाली और फिर आहिस्ते से करीब आकर बोला, नुदरत, मैं कोई डरने वाला लड़का नहीं हूँ।
तुम शायद मुझे इतने दिनों में समझ नहीं पाई। तुम अपनी जगह मजबूत हो और मैं अपनी जगह। अब तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। वो उसको देखते हुए बोली कि तुम उसे नहीं संभाल सकते। वो संग दिल हैं, तुम्हारे साथ साथ तो मेरी जिंदगी भी तबाह कर देगा। एक नफसात इंसान है और तुम उसको नहीं जानते। प्लीज कुछ करो या फिर बालकनी से निकल जाओ। वो हाथ जोड़ गई थी। चंद लम्हे दानिश उसका खूबसूरत चेहरा देखता रहा और फिर अचानक उसने तेजी से उसके कंधों से उसका दुपट्टा खींच लिया। वो साकित से होकर पीछे हटे। आंखों में हैरत और घबराहट का इम्तजाज ऊपर आया। दानिश, ये क्या कर रहे हो तुम? वो हकला कर बोली। दानिश ने कोई जवाब न दिया और वो खामोशी से उसके दुपट्टे को लंबी पट्टी की सूरत लपेटने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी बेरहमी और इत्मीनान झलक रहा था। नुदरत के हाथों की तरफ झुककर उसने नरमी से मगर मजबूती से उसके हाथ बांधने शुरू किए। वो हल्की सी चीखी, तुम पागल हो गए हो, ये सब क्या तमाशा है? दानिश ने लबों पर उंगली रखते हुए आहिस्ता से सर हिलाया। बस अब तमाशा देखो और बोलो नहीं। इससे पहले कि नुदरत कुछ और कहती, दानिश ने एक झटके से उसे सोफे पर धकेल दिया। वो गिरते ही हैरत से उसको देखने लगी। दानिश जल्दी से उसके गले से चेन उतारने लगा और वो मुज़ाहमत करना चाहती थी मगर बंदे हाथों से कुछ न कर सकी। उसकी आंखों में बेबसी और खौफ दोनों थे। दानिश ने उसके करीब रखे डेकोरेशन पीस, कीमती घड़ी और सोफे के साथ रखा लैपटॉप झटपट उठाया और अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। अब वो एक अजनबी चोर की मान लग रहा था। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े तो नुदरत बेइख्तियार चीखी, दानिश प्लीज मत करो ये। तुम जानते हो कि आरिफ क्या कर सकता है। लेकिन दानिश एक लम्हे को भी न रुका और दरवाजे की कुंडी खोली। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, सामने आरिफ खड़ा था। माथे पर बल, आंखों में हैरत और बेचैनी। वो अभी कुछ समझ पाता इससे पहले दानिश ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। आरिफ लड़खड़ाता हुआ पीछे हुआ और दीवार से टकरा गया। कौन हो तुम? आरिफ ने बमुश्किल खुद को संभालते हुए चीखा, मगर तब तक दानिश भाग चुका था। आरिफ उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता और सीढ़ियों से फलांकने लगा, लेकिन दानिश जैसे पहले से सब प्लान कर चुका हो। लम्हों में बिल्डिंग से नीचे उतरने लगा और गेट की तरफ वो दौड़ा और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें घुस गया। कार की आवाज़ फ्लोर पर गूंजी। एक तेज रफ्तार मोड़ के साथ वो गली के कोने से गायब हो चुका था। लम्हा लगा था और उसने पूरी काया पलटी। वो वाकई दानिश खान था जिसके लिए हर मुश्किल को मात देना आसान था। आरिफ हाँफता हुआ गेट पर खड़ा रह गया, आंखों में उलझन, माथे पर पसीना और दिल में गुस्सा। जबकि अंदर लाउंज में बंधी हुई नुदरत सोफे पर बैठी बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो जो अभी हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। मगर अब दिल में इत्मीनान उतर चुका था कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ है। वो और दानिश दोनों ही बन चुके थे। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी और बाहर रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी और खिड़की के शीशों से टकराकर खनकी अंदर आ रही थी। दानिश बिस्तर पर टेक लगाए बैठा था। हाथ में कोई पुरानी किताब थी, मगर निगाहें कई बार लफ्ज़ों को पढ़कर भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। जहन कहीं और भटक रहा था कि अचानक बेड पर रखा उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उसने चौंक कर फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा। मिसेस नुदरत कॉलिंग। होंठों पर एक मानीखेज मुस्कुराहट उभरी। वो झिझकते हुए कॉल रिसीव करने लगा और फ़ोन कान से लगाया। चश्मे बदूर, हमें यकीन नहीं आ रहा कि आपने पहली बेल पर हमारा फ़ोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से नुदरत की खुशगुन आवाज़ आई जिसमें शरारत भी थी और राहत भी। दानिश हल्का सा हंसा। आवाज़ से लग रहा है कि तुम्हारे शौहर ने कोई सवाल नहीं पूछा तुमसे। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, कुछ हुआ तो नहीं पीछे से? नुदरत की हंसी फ़ोन के स्पीकर से निकली और कमरे की खामोशी में खुल गई। तुम्हारी कमाल अदाकारी के बायस हम दोनों बच गए। आरिफ को जरा सा भी शक नहीं हुआ, बल्कि अब तो वो मुझे ये कह रहा है कि तुम्हें चेन के साथ साथ कड़े भी दिलवा दूंगा। थैंक्स फॉर यू दानिश। दानिश ने पलकें झपकाई। तो तुम अब खुश हो? वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन सारी बातों की एक बात, नुदरत, अब हम घर पर नहीं मिलेंगे। फ़ोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जैसे चंद लम्हे को सांसें रुकी हों। फिर नुदरत की थकी हुई मगर साफ आवाज़ आई, नहीं दानिश, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वो लम्हा भर को चुप रही और फिर नरमी से बोली, बस तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करो, मुझे सिर्फ एक टॉकिंग पार्टनर चाहिए। शौहर तो है मेरे पास। एक काम करो, तुम शादी कर लो और बस मुझे भूल ना जाना। दानिश के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। वो हंसा, वो हंसी जो दुख को छुपाने के लिए निकली हो। वाह नुदरत, तुम भी ना अजीब बातें करती हो। शादी कर लूं और तुम्हें भूल जाऊं? वो हंसी में छुपी बेबसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नुदरत दूसरी तरफ खामोश थी, लेकिन इस खामोशी में हजार लफ्ज़ बोल रहे थे। दानिश ने फ़ोन को घूरा, जैसे उस स्क्रीन पर वो चेहरा देख रहा हो
चलो फ़ोन पर ही सही, बातें तो फिर होती रहेंगी, वो धीरे से बोला। नुदरत ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो जानती हो कि अब उस रास्ते पर सिर्फ आवाज़ चल सकती है, कदम नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, मगर दोनों के बीच एक नाजुक सा राब्ता, एक अधूरा एहसास अभी जिंदा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि यह एहसास एक दिन अजाब ठहरेगा। कमरे में अभी दानिश की और नुदरत की गुफ्तगू ने खामोशी का पिरहन ओढ़ा ही था कि अचानक बाहर से एक होलनाक चीख सुनाई दी। वो झोंक कर सीधा हुआ, फ़ोन एक तरफ रखा और जल्दी से बोला ओके बाय, और बगैर किसी जवाब का इंतज़ार किए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही माहौल में संजीदगी और अफरा तफरी का रंग वाज़े महसूस हो रहा था। घर के अफराद बदहवासी में इधर उधर दौड़ते दिखाई दे रहे थे और नौकरानियां दरवाजे के आसपास खड़ी बेचैनी से कुछ बुड़बुड़ा रही थी, जबकि एक मुलाजमा के रोने की बुलंद आवाज़ आने लगी। अम्मी जी को कुछ हो गया है, दादी जान की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ये सुनते ही दानिश के दिल जैसे हलक में आ गया हो। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और बगैर किसी तौक़ुफ़ के वो सीधा अपनी दादी के कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में दाखिल होते ही एक उठन भरी फ़िज़ा उसका इस्तकबाल कर रही थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी और बेड पर उसकी दादी सीने पर हाथ रखे बुरी तरह तड़प रही थी। उसका सांस फूल रहा था और आंखें आधी खुली थी और चेहरे पर बेहद तकलीफ के आसार थे। दादी, दानिश की आवाज़ लरस गई। वो लपक कर उनके करीब पहुंचा और जल्दी से उन्हें सहारा देकर गोद में उठा लिया। अम्मी जी आंखें खोलें, मुझे देखिए, दानिश आया है। जमान साहब परेशान से बोले थे। कोने में खड़ी रूहा सांस रोके अपनी नानी को देख रही थी। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मगर दुबली पतली सहमी हुई हिरनी लग रही थी। मगर दादी की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ रही थी। दानिश की आंखों में बेबसी उतरने लगी और वो बेइख्तियार चिल्लाया, बाबा गाड़ी निकालें जल्दी। जमान साहब जो करीब ही खड़े थे इस मंजर को साकित आंखों से देख रहे थे और दानिश ने चीख कर कहा, बाबा क्या देख रहे हैं, जल्दी करें ना, उनकी सांस बंद हो रही है। उसके झंझोड़ने पर जमान साहब को होश आया। वो फौरन दरवाजे की तरफ लपके। हाँ निकालता हूँ, तुम दादी को लेकर नीचे आओ। दानिश ने कोई और लम्हा ज़ाया किए बगैर दादी को मजबूती से थाम कर बाहों में उठाया, जैसे उनका सारा वजूद उसकी गिरफ्त में टिका हो। सीढ़ियाँ फलांगता वो नीचे आया और घर के तमाम अफराद उसके पीछे पीछे भागते दरवाजे पर गाड़ी आकर रुक चुकी थी। जमान साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। दानिश ने एहतियात से दादी को पिछली सीट पर लेटाया और खुद उनके सरहाने बैठ गया। बस दादी, कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल जा रहे हैं, बस थोड़ा और सब्र। वो उनके चेहरे को सहलाते हुए रो रहा था। हाँ, दानिश खान रो रहा था। एक दादी ही तो थी जिसके दम से वो था, वरना कब से वो जीना छोड़ चुका था। गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी और दानिश की नज़रों में हर वो लम्हा गर्दिश कर रहा था जब दादी ने उसे बचपन में सीने से लगा लिया। आज वही सीना तकलीफ से फटा जा रहा था और वो बेबस सिर्फ दुआएं मांग रहा था कि दादी का साया उसके सर से न उठे। वक्त गुजरा था और उन्हें एडमिट कर लिया गया। पूरी रात बेचैनी में कटी थी और फजर की अजान के बाद डॉक्टर ने खुशी की खबर दी कि वो अब खतरे से बाहर है। अस्पताल के कमरे में सुबह की धीमी धूप खिड़की के पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। कमरे की फिजा में हल्की हल्की दवा की बू रची हुई थी, मगर उसके साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। वार्ड का माहौल खामोश मगर आसूदा था। सफ़ेद चादर में लिपटी बूढ़ी खातून बेड पर नीम दराज थी और उनका चेहरा अब निस्बतन पुरसकून नज़र आ रहा था। दानिश एक तरफ कुर्सी पर बैठा उनका हाथ थामे उनकी सांसों की रवानी को खामोशी से महसूस कर रहा था। उनकी आंखों के गिर्द रात भर की जाग का अक्स साफ दिखाई देने लगा, मगर जब भी दादी की आंखें खुलती थी वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा देता। और ध्यान कहाँ था आपका? दानिश ने नरमी मगर हल्की खफकी से कहा। तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी आपकी और दवा क्यों नहीं ली थी आपने टाइम से? आपको पता है ना कि आपके सिवा मेरा कौन है? दादी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर बरसों की शफकत और थकन का अक्स था, मगर आंखों में वही पुरानी रोशनी बाकी थी। दानिश, मैं कहती हूँ कि तुम शादी कर लो, उन्होंने आहिस्ता से कहा। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? आज तबीयत जो हुई है ना, उसके बाद दिल मुतमिन नहीं हो रहा। दानिश ने गहरी सांस ली और फिर झुककर दादी का हाथ चूमा। तो आप ढूंढ दे मेरे लिए, वो नरमी से बोला, मगर पहले आप अपनी तबीयत संभालें दादी। मेरी शादी में अभी आपने नाचना भी है और सब मेहमानों से झूम झूम कर कहना है कि दुल्हा हमारा पोता है। दादी हंसती और उनके हंसने की आवाज़ में जिंदगी की खनक थी, वही पुरानी सी जो दानिश के बचपन की यादें ताज़ा कर गई। पगले हो गए हो तुम, उन्होंने प्यार से कहा। मैं नाचूंगी भी और गाना भी गाऊंगी, बस तुम अपने दिल की बात सुनो और जिंदगी बसाओ। कब तक ऐसे अकेले रहोगे? दानिश ने उनकी तरफ देखा। अकेला तो नहीं हूँ आप जो हैं, मगर हाँ, आप कहें तो
अब की बार संजीदगी से सोचूंगा। वो उन्हें मुतमिन करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें किसी भी टेंशन से दूर रखना है और हर किस्म की खुशी नवाजनी है। दादी ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेरा। अब की बार नहीं, फौरन सोचो। जिंदगी पल भर की है और कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दानिश ने मुस्कुराकर उनकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बस आपकी दुआओं की छांव रहे, फिर सब अच्छा होगा। कमरे में एक पुरसकून खामोशी छा गई। सूरज की नरम किरणें दादी के चेहरे पर पड़ी तो वो मंजर जैसे किसी पेंटिंग की मान लगने लगा। मोहब्बत, शुक्र और कुर्बत का एक मुकम्मल लम्हा, जहाँ एक पोता अपनी दुनिया की आखिरी छांव को थामे बैठा था और एक दादी अपने दिल के सब अरमान उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग बखेरने की ख्वाहिशमंद थी। वो लाख बरस सही, मगर नूरजहां बेगम के लिए जान देने को तैयार था। बचपन में ही माँ को खो दिया था, तब से ही वो उनको अपना सब कुछ मानता था। एक हफ्ते बाद दादी का कमरा आज खासा सजा सवरा लग रहा था। एक तरफ छोटी सी मेज पर ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता रखा था और दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक माहौल में एक मदम सी रवानी पैदा कर रही थी। नूरजहां बेगम अपने नर्म बिस्तर पर नीम दराज थी, हाथ में तस्बीह थामे वक्फे वक्फे से अल्लाह का जिक्र कर रही थी। उनकी आंखों में थकन भी थी और एक बेकरारी भी। सामने रखी कुर्सी पर जमान साहब, उनके बेटे, चुपचाप बैठे उनका चेहरा देख रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद दादी की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दानिश के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करो जमान, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, ना तुम पर ना तुम्हारी बीवी पर। जमान साहब ने गहरी सांस ली, मगर कुछ कहे बगैर उनकी तरफ देखते रहे। वो बोलती रही, और हाँ, रोहा के ससुराल में भी बात करो। मैं चाहती हूँ कि अपनी नवासी को अपने हाथों से रुखसत करके इस दुनिया से जाऊँ। मुझे तुम में से किसी पर यकीन नहीं है। उनकी आवाज़ में गहरी मायूसी थी, जैसे ज़िंदगी ने उन्हें बार बार आजमाया हो। वो तस्बीह की माला को उंगलियों में घुमाते हुए बोली, काश मेरी रोहा मेरे पास रहती, मगर नहीं, उसको भी जाना है, किसी और का होना है। और वो काफ़ी उदास मालूम हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे अभी कुछ देर पहले रोक कर वो बैठी हो। जमान साहब ने कुछ झिझकते हुए कहा, अम्मा एक बात सोच रहा था। नूरजहां ने फौरन गर्दन मोड़कर बेटे को देखा। क्या सोच रहे थे? लहजा तीखा और कदरे बेजार था। चंद लम्हे खामोशी छा गई। जमान साहब ने नजरें झुकाई और फिर गोया हुए, क्यों ना हम रोहा और दानिश की शादी करवा दें? आपकी नवासी आपके पास रह जाएगी और आपके पोते की भी शादी हो जाएगी। दादी की आंखें जैसे चमक उठी। अरे ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वो यकदम सीधी होकर बैठ गई। जमान, तुमने तो दिल खुश कर दिया, मगर वो यकदम रुकी। अब तो उसकी मंगनी हो चुकी है ना? वो यकदम बेजार हुई थी और जमान साहब ने उनका हाथ नरमी से थामा। मंगनी तोड़ देंगी अम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी मुझे रोहा के ससुराल वाले शुरू से ही अजीब लगते हैं। ना उनका मिजाज ठीक है, ना सोच, और हमारी बच्ची सीधी सादी है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसके बारे में। नूरजहां बेगम का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बच्चों की तरह चहक कर बोली, मेरा तो बड़ा दिल है कि अगर ऐसा हो गया तो समझो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। दानिश से बात मैं कर लूंगी, तुम तैयारी करो, बात आगे बढ़ाओ। जमान साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। कमरे की फिजा में अब दुआ और उम्मीद की खुशबू रच चुकी थी। तस्बीह की माला जैसे धीरे धीरे कोई नया ख्वाब परोने लगी थी। एक ऐसा ख्वाब जिसमें नानी अपनी नवासी को अपने पोते के दुल्हन के रूप में देखने की आरजू लिए जिंदगी की आखिरी दहलीज पर खुशी से मुस्कुरा रही थी, मगर इस बात से बेखबर कि उनका पोता मिजाजन हरगिज़ वैसा नहीं जैसा वो उससे समझती हैं। 2 रोज़ के बाद धूप खिड़की के पट से छन छन कर अंदर आ रही थी। कमरे में एक सुकून सा फैला हुआ था, मगर उस खामोशी के बीच एक ऐसी गहरी सोच पनप रही थी जो लफ्ज़ों से नहीं, चेहरों से महसूस की जा सकती थी। नूरजहां बेगम पलंग पर टेक लगाकर बैठी। उनकी गोद में तस्बीह धीरे धीरे गर्दिश में थी। उनके सामने जमीन पर कालीन पर 2 जानू बैठी रोहा नजरें झुकाए खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। रोहा 20 साल की एक दुबली पतली नाजुक सी दोशीज़ा, जिसके चेहरे पर एक मासूमियत भरी संजीदगी थी। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी, मगर उस वक्त उसका चेहरा जैसे किसी अनजाने खौफ में डूबा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई थी और पलकें भीगी हुई सी लगती थी। नानी का फैसला सुनने के बाद वो बस चुपचाप बैठी रही, जैसे सब कुछ सुना समझा, मगर दिल अभी भी मानने को तैयार ना हो। कुछ लम्हे उस खामोशी में गुजर गए। फिर धीरे से उसने अपना सर उठाया और नानी को एक इल्तिजा भरी नजरों से देखा। मगर नानी, दानिश नहीं मानेंगे। उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। मैंने उनकी आंखों में कभी नरमी नहीं देखी। ये रिश्ता, ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आप बेकार कोशिश कर रही हैं। नूरजहां बेगम ने उसकी बात सुनी तो तस्बीह की माला थम गई। वह सीधी होकर बैठी और रोहा को गौर से देखा। उनकी आंखों में नरमी थी,
मगर लहजे में वही पुराना एतमाद। अपनी नानी पर तुम्हें भरोसा नहीं है रोहा? वो नरमी से बोली। मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें पसंद करेगा और ये रिश्ता भी निभाएगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो बेटा। रोहा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को समझा रही हो। एक खामोश आ उसके सीने से निकली थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप सर हिलाकर नजरें नीचे कर ली। उसकी खामोशी ही गोया उसकी रजामंदी थी। वो भला क्या एतराज़ करती? पहले रिश्ते पर भी उसने कोई एतराज़ नहीं किया था और अब तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता था। माँ के मर जाने के बाद उसकी नानो ही थी जिसने उसे संभाला। भला वो क्यों उन्हें इनकार करती? नूरजहां बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम मेरा फ़ख्र हो रोहा, और मैं अपने दिल के सुकून के लिए फ़ैसला कर रही हूँ। अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ता बरकत लाएगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर अब वो खामोशी तस्लीम की खामोशी थी। वो खामोशी जिसके पीछे बहुत सी उलझने और खदशे छुपे थे, मगर नानी के यकीन ने रोहा को इतना मजबूत कर दिया कि उसने उन खदशों के आगे हार नहीं मानी। वो खामोश बैठी रही, मगर अंदर ही अंदर अपने नसीब की राहों पर एक नया कदम रख चुकी थी। अगला रोज़ कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी और खिड़की के पर्दे नीमवा थे, और बाहर से आती शाम की मध्यम सी रोशनी अंदर फर्श पर सुनहरी धारियां बखेर रही थी। रोहा अपनी पलंग के कोने पर सिमटी बैठी थी और हाथ में एक नॉवल था जिसमें वो पूरी तरह गुम थी। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, कभी आंखें सुकड़ती, कभी सफ़ेद तेज़ी से पलटती। उस लम्हे में वो एक अलग ही दुनिया में थी, मगर वो दुनिया अचानक टूट गई। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। रोहा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने चौंक कर सर उठाया तो दरवाजे में दानिश खड़ा था, संजीदा, सर्द और कुछ ज़्यादा ही गुस्से में। वो कुछ बोलती इससे पहले ही दानिश तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से थाम कर उसे खींच कर आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रोहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दानिश की आंखों में हिकारत थी, आवाज़ में जहर। और शक्ल है तुम्हारी मुझसे शादी करने की? उसने आईने में दोनों की अक्स को घूरते हुए तंज से कहा। ये इतना सा मुंह, इतने से हाथ और इतनी सी जिसामत, और तुमने हाँ भी कर दी। दादी को खुश करने चली थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर सूट करता हूँ? रोहा साकित खड़ी रह गई। घबराहट से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर लफ्ज़ उसकी लबों तक आकर दम तोड़ गए थे। दानिश ने उसका रुख आईने से मुड़कर अपनी तरफ किया और नज़रें सीधी उसकी आंखों में गाड़ दी। जहर लगती हो मुझे तुम, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, और तुम जैसी लड़कियों को मैं घास डालना भी पसंद नहीं करता। बेहतर है कि जाकर अपनी नानों को मना कर दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, समझी? रोहा के अंदर जैसे किसी बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कांपती आवाज़ में बोली, मगर लहजे में एक हैरान कुन ठहराव था। अगर आपको इतने एतराज़ात हैं तो आप खुद मना क्यों नहीं कर देते? मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? और मैं जैसी भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुकम्मल हूँ। दानिश ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी सी झलकी। एक आईब्रो तन कर ऊपर उठा, जैसे वो रोहा के इस गैर मुतवक्को रद्दमल पर कुछ देर को शश्त रह गया हो। बहुत जुबान आ गई है तुम में। वो आगे झुक कर गुर्राया। जितना कहा है उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उसके लहजे की सर्द मोहरी ने रोहा को लर्जा दिया था, मगर वो अभी खामोशी से खड़ी थी, साकित, मगर अब पहले जैसी मासूम खामोशी ना थी। दानिश उसे घूरते हुए पलटा और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा धड़ाक से बंद हुआ और कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। रोहा ने आईने में खुद को देखा, नज़रें अपने आँख से मिली। वही नाजुक सी लड़की, मगर आंखों में एक नया सवाल था। क्या यह आगाज़ था या एक और दर्द भरा इम्तिहान? लेकिन वो काफ़ी डर चुकी थी और इरादा बांध लिया था कि लाजमी वो इस मुलाकात का जिक्र दादी के सामने करेगी। रेस्टोरेंट की नर्म मध्यम रोशनियाँ अंदरूनी माहौल को बेहद पुरसकून और दिलकश बना रही थी। दीवारों पर लगी हुई गहरी सुर्ख और सुनहरी रोशनियों ने माहौल में एक रोमानवी रंग खोल दिया था। हल्की हल्की क्लासिकल म्यूजिक की धुनें, वेटर्स के दबे पांव, चलती आहटें और टेबल्स पर सजी हुई खुशबूदार मोमबत्तियाँ, सब कुछ उस लम्हे को ख़ास बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे थे। एक निस्बतन गोशा नशी टेबल पर दानिश बैठा था और उसके सामने एक इंतहाई पुरकशिश और नफीस औरत बैठी थी। किंजा उम्र अगरचे 40 के करीब थी, मगर खूबसूरती, रख रखा और नरमी से लबरेज अंदाज ने वक्त को उसके चेहरे पर थमने पर मजबूर कर दिया था। वो फाउंडेशन में छुपा हुआ वक्त का हर निशान एतमाद से ओझल किए बैठी थी और आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी लड़की की उम्र छुपा सकती थी। किंजा ने अपनी कुर्सी की पोस्ट से जरा सा आगे झुककर दानिश को देखा और उसकी आंखों में शोखी सी चमक उभरी। तुम कितना खूबसूरत बोलते हो दानिश, उसने मुस्कुरा कर कहा। काश मैं तुमसे शादी कर पाती, मगर वो बुढ़ा मुझे छोड़ता ही नहीं। दानिश ने बेइख्तियार कह कहा लगाया और
वो हंसी जो अपने अंदर तंज, शोखी और बेफिक्री का इम्तजाज रखती थी। काश वाकई मेरी शादी तुमसे हो जाती किंजा, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन अफसोस तुम भी शादीशुदा हो। और किंजा ने झुककर अपनी कॉफी का कप उठाया, उस पर होंठ रखे और एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद चमकती आंखों से उसे घूरा। तुमसे क्या मुराद? उसने आवाज़ में हल्की सी संजीदगी लाकर पूछा। क्या मुझसे पहले भी किसी लड़की के साथ डेट कर चुके हो? दानिश का चेहरा लम्हा भर को संजीदा हुआ और जहन की सतह पर नुदरत का ख्याल उभरा, एक धुंधला सा अक्स, मगर उसने फौरन सर झटक कर वो ख्याल परे फेंक दिया। लबों पर मुस्कुराहट वापस लाते हुए बोला कि अरे कहाँ यार, तुम जैसी कोई मिली ही नहीं, तुम जैसी खूबसूरत लड़की लगता ही नहीं कि तुम 40 की हो। किंजा ने एक अदा से गर्दन को खम दिया, होंठों पर खुशी की लहर तैर गई। बस दुआ करो, वो शरारती अंदाज में बोली, और वो बुढ़ा मर जाए, मैं तुमसे फौरन शादी कर लूंगी। और तुम जैसा ही तो हैंडसम और केयरिंग हस्बैंड चाहिए था मुझे, मगर मिला क्या? वो खड़ूस शक्की मिजाज आदमी। उसने अपने शौहर के लिए जैसे सारी नागवारी जुबान पर जमा कर ली हो। उसकी आवाज़ में तलखी तो थी, मगर साथ ही एक खोखला ख्वाब भी जो उसकी हकीकत को निकल ना सका था। दानिश खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा और उसकी नज़रें किंजा के चेहरे पर जमी थी, मगर उनकी आंखों में न कोई ख्वाहिश थी न कोई वादा, बस एक खामोश तमाशाई सा सुकून जो वक्त के बहाव के साथ तैर रहा था। मोमबत्ती की लो हल्की सी लहराई और मंजर के अंदर एक और अनकही दास्तान गुम हो गई। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थी। पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब सांस रोककर सो गए हों। सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को चीरती महसूस हो रही थी। बाहर लॉन में हल्की हल्की हवा पत्तों से खेल रही थी और अंदर लाउंज में मध्यम रोशनी जल रही थी। जैसे ही दानिश ने मेन डोर खोला, एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और वो नरमी से दरवाज़ा बंद करते हुए आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने मुलाजिम नमूदार हुआ। दानिश ने एक पल को ठटक कर उसे देखा और आंखों में सवाल लिए कहा कि क्या हुआ, तुम इस वक्त रास्ते में क्यों खड़े हो? मुलाजिम ने नजरें झुका ली और बोला, दादी साहिबा ने बुलाया है आपको अपने कमरे में। दानिश ने थोड़ा सा चौंक कर नजरें तीखी की। लेकिन क्यों? मुलाजिम ने बेबस निगाहों से उसे देखा। मुझे नहीं मालूम साहब, उन्होंने बस यही कहा कि आपको फौरन भेजो, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। दानिश ने गहरी सांस ली और खामोशी से सर हिलाकर दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कदमों की चाप हल्की मगर तेज थी, जैसे कोई दिल में कई सवाल लिए जा रहा हो। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। अंदर मदम रोशनी थी और नूरजहां बेगम अपने बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। वो जाग रही थी, आंखों में एक अजीब सी सख्ती और इंतजार की थकन चमक रही थी। दानिश ने तेजी से अंदर कदम रखा और उनके करीब जाकर कालीन पर बैठ गया। वो उनके हाथ को नरमी से थामते हुए बोला, आप अभी तक जाग रही हैं? सोई क्यों नहीं? क्या चाहती हैं आप कि तबीयत खराब हो जाए आपकी? नूरजहां बेगम ने उसकी तरफ देखा और निगाहों में खफकी थी, लहजे में छुपी हुई नाराजगी। तुम तो यही चाहते हो दानिश कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, तभी तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। दानिश ने भवें सुकेड़ कर उन्हें देखा। मैंने क्या किया है दादी? मेरा तो रोज आए का यही वक्त है। नूरजहां बेगम की आवाज़ सब जरा बुलंद हुई। रोज का वक्त? रात के 12 बजे घर आना तुम्हारे लिए मामूल बन गया है? तुम्हें इस घर की मेरी किसी की परवाह नहीं है, तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते हो दानिश। दानिश ने माथे पर बल डाले, थोड़ा झुककर उनके चेहरे को पढ़ने लगा। आप कहना क्या चाह रही हैं दादी? साफ साफ बोलें, मतलब क्या है इन बातों का? नूरजहां बेगम ने गहरी सांस भरी और नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। मतलब ये है कि मैं तुम्हें रास्ते से भटकने नहीं देख सकती। तुम जिस रास्ते पर चल निकले हो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और अगर मैंने कुछ ना कहा, कुछ ना किया तो तुम्हारा अंजाम। उनके अल्फाज दरमियान में रह गए, मगर दानिश के दिल में एक अनजानी सी खनक लहर दौड़ गई। वो खामोश हो गया और नूरजहां बेगम ने आहिस्ते से अपना हाथ छुड़ाकर रुख दूसरी तरफ कर लिया, जिससे उनके अंदर कोई फैसला पक चुका हो। कमरे में खामोशी छा गई और एक फैसला कुन खामोशी। कमरे में अभी तक वही मध्यम जर्द रोशनी जल रही थी जो दीवारों पर परछाइयां बखेर रही थी। दानिश ने दादी का चेहरा बगौर देखा। उनकी आंखों में गुस्से की नमी साफ झलक रही थी और उन्होंने हाथ से चादर को जरा और ऊपर सीने की तरफ खींचा और तकिए से टेक लगाकर सीधी हो बैठी। चंद लम्हे बाद फिर निगाहें उस पर गाड़ते हुए बोली, क्यों है तुम्हारे ये रोज आने का वक्त? और ये क्या सुन रही हूँ मैं तुम्हारे बाप के मुंह से कि अगले हफ्ते तुम दुबई जा रहे हो, और वो भी किस खुशी में? दानिश ने पलकें झपकाई, जैसे बात समझने की कोशिश कर रहा हो, और फिर थोड़ा सा संभल कर बैठा और धीमे मगर थके हुए लहजे में बोला, दादू बिजनेस मीटिंग है, जाना पड़ेगा। और आप ये छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मैंने क्या गलत हरकत कर दी। वो अभी तक उनकी पहली बात पर अटका हुआ था। नूरजहां बेगम ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखते हुए सकूत इख्तियार कर लिया, जैसे अपने गुस्से को लफ्ज़ों में ढालने का मौका तलाश कर रही हों। फिर उनका चेहरा मजीद संजीदा हो गया
और वो कुछ झुक कर उसके बिल्कुल करीब हो गई। तुमने रोहा से क्या बात की है? वो क्यों मुझे शादी से मना कर रही है? इतनी मुश्किल से मैंने उसे राजी किया था और तुम अपनी उल्टी सीधी हरकतों से सारा रिश्ता खराब करना चाहते हो। दानिश ने बेजारी से अपना सर पीछे झटका और आंखें मूंदते हुए खफीफ अंदाज में बोला, दादू मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस क्या? वो बीच में ही बोल पड़ी, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। वो अपने मंगेतर को भूल गई और सिर्फ इसलिए कि मेरी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारी दुल्हन बने। और तुम्हें ये सब फजूल लग रहा है? तुम्हें पता है कि वो कितनी अच्छी बच्ची है? तुम जैसी औलाद किसी को नसीब ना हो, जो बुजुर्गों की इज्जत करना भी भूल गए हों। और वो खासी गुस्से से बोली। दानिश का चेहरा स्पाट हो गया और वो एक लम्हे को चुप सा हो गया। फिर दबी हुई आवाज में जैसे दिल पर जबर करके कह रहा हो, फिर बोला, दादू प्लीज, मुझे दुबली पतली लड़कियां नहीं पसंद, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं करना चाहता उससे शादी और आप मुझे जबरदस्ती मजबूर मत करें प्लीज। ये कहते हुए उसने आंखें चुराई, जैसे अपनी बात पर खुद भी शर्मिंदा हो, मगर नूरजहां बेगम की आंखें भर आई थी। उनकी ठोड़ी थरथरा रही थी और अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर नमी की लकीरें नमूदार हुई और वो रो पड़ी। उनका सीना होले होले उठने लगा और वो रुख मोड़कर आंखों से आंचल का कोना लगाने लगी। दानिश चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। दादू प्लीज रोए मत, मैं क्या कर रहा हूँ? अभी वो कुछ कहता इससे पहले ही वो लरसती आवाज में बोली, यानी तुम्हारे नजदीक तुम्हारी दादी की कोई अहमियत नहीं। नूरजहां बेगम की आवाज धीमी थी मगर हर लफ्ज में दुख भरा तंज छुपा था। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ और तुम्हें लगता है कि ये सब एक मजाक है? दानिश ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया और फिर आहिस्तगी से सर उठाया और उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी मगर लहजे में वही बेजारी। दादो, आप बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हैं? आपकी इज्जत करता हूँ मैं और हमेशा की है, लेकिन वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है। दादी की आंखों में नमी और गहरी हो गई। उन्होंने होले से सर हिलाया जैसे किसी पुरानी याद को छुआ हो। वो सिर्फ 5 साल की थी दानिश, 5 साल की, जब उसकी माँ बाप एक ही दिन में उसका हाथ छोड़ गए। तब से मेरे साथ है और हर वक्त मेरे साए में है, मेरे आस पास है। और वो कैसे वेट गेन करती? उसने कभी लाड नहीं देखा, कभी किसी ने थपकी नहीं दी। अब तुम उसे प्यार दोगे और मोहब्बत दोगे तो वो पनप जाएगी, खिल जाएगी, जी उठेगी। वो बोलते बोलते रुकी और फिर एक आह भरी। तुम सोचो दानिश, वो कितनी अच्छी है। तुम्हारी दादी की आखिरी ख्वाहिश को भी रद्द नहीं किया और तुम अपनी जिद लेकर बैठे हो। दानिश की आंखों में एक लम्हे को झुंझुलाहट की चमक लहराई। वो खड़ा हुआ और दोनों हाथ जेबों में डाले और सख्ती से दादी की तरफ देखा। अच्छी मुसीबत में डाला है आपने मुझे। नूरजहां बेगम की आंखों में एक लम्हे को हैरत और दुख ने बैक वक्त जगह बनाई। वो कुछ बोलने ही लगी कि दानिश का जुमला गूंजा, राजी हूँ, जब बोलेंगी निकाह कर लूंगा, लेकिन आपको अभी से बता रहा हूँ, मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और कदमों की आवाज जैसे कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। दरवाजा खुला, एक हल्की सी हवा अंदर आई और फिर वो बंद हो गया। दादी वहीं बैठी रह गई, साकित, खाली आंखों से दरवाजे को तकते हुए, जैसे किसी ने उनके दिल में एक नोकदार लफ्ज रख छोड़ा हो, मुसीबत। कमरे में सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन कर आ रही थी और जिसकी नरम सी किरणें फर्श पर एक सुनहरी सी चादर बिछा रही थी। कमरे की सजावट मर्दाना मगर नफीस ज़ौक़ की आईनेदार थी। सामने बड़ी वॉलनट रंग की अलमारी, बाएं तरफ बेड जिस पर हल्की सी बेतरतीबी और दाएं कोने में शीशे के साथ जुड़ा हुआ ड्रेसिंग टेबल। शीशे के सामने दानिश खड़ा था, हाथ में टाई जैसे वो गर्दन में लपेट कर दुरुस्त जाविये से बांधने की कोशिश कर रहा था। शीशे में वो खुद को टटोलती नजरों से देख रहा था और जब उसका फोन बेड पर रखा हुआ जोर से बजने लगा, एक तेज सा नोटिफिकेशन टोन कमरे की खामोशी को चीर गया। उसने पलट कर फोन की तरफ देखा और स्क्रीन पर नुदरत का नाम जगमगा रहा था। एक लम्हे को उसकी नजरों में एक उलझन उभरी, फिर एक गहरी सांस लेकर उसने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। कहाँ गायब हो दानिश? नुदरत की आवाज़ फोन से यूं उभरी जैसे कोई बहुत दिनों की भड़ास निकालना चाह रहा हो। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं और एक मैसेज तक नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। तुम्हें जरा ख्याल भी है? भूल गए मुझे क्या? दानिश ने आईने में अपना कॉलर ठीक करते हुए चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैलाई, फिर बेनियाजी से बोला कि कब तक याद रखूं तुम्हें? मिल क्या रहा है मुझे तुम्हारे साथ ताल्लुक रखकर? फोन पर चंद लम्हे खामोशी रही और फिर नुदरत की नाराज सी आवाज़ दोबारा उभरी। देखो यार, मैं जानती हूँ कि हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छे दोस्त भी न रहें। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, दानिश ने एक जोरदार कहकहा लगाकर हंसा, ऐसा कहका जिसमें मजाक, तंज और बेजारी सब कुछ मौजूद था। मैं और तुमसे शादी? सोच भी कैसे लिया?
مانتا ہوں کہ تم جیسی عورتوں میں خاصی دلچسپی ہے میری، لیکن میں ایک کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ آخر کب تک تم سے رابطہ رکھوں؟ تمہاری جیسی عورت کے ساتھ اب بس ہو چکی ہے میری۔ ندرت کی سانس جیسے پھنس گئی ہو۔ اس کی طرف سے خاموشی چھا گئی اور دانش نے الماری سے کوٹ نکالا، کندھوں پر ڈالا اور فون کان سے لگاتے ہوئے بولا، اور ہاں، تمہاری ایڈوائس پر عمل کیا ہے میں نے۔ اب تو خیر سے میری شادی ہونے والی ہے۔ ندرت کی آواز میں ایک دھچکا سا ابھرا۔ کیا شادی؟ وہ بے پرواہ سا ہنسا۔ ہاں، چلو اب میں آفس جا رہا ہوں اور بعد میں بات ہوگی، گڈ بائے۔ فون بند ہونے کی بیپ کے بعد کمرے میں ایک لمحے کو پھر خاموشی چھا گئی، مگر دوسری طرف ندرت کی بے چین آواز اب بے فضا میں گونج رہی تھی۔ ہیلو ہیلو دانش۔ مگر دانش تو کب کا فون بند کر کے جا چکا تھا، اپنے لہجے میں آگ بھر کر، کسی اور کی زندگی میں زخم چھوڑ کر۔ کمرے میں ایک سرد سا سکوت تھا اور دانش نے کوٹ پہن کر ایک بار آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ بالوں کو ہلکا سا سنوارا اور دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ہینڈل پر ہاتھ رکھنے سے پہلے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے روحا کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں الجھن اور چہرے پر سوال اور دل میں بغاوت تھی۔ اس کی نظریں فوراً دانش پر جمیں، جو اسی لمحے تھم گیا تھا، اور روحا کی سانسوں میں تلخی واضح تھی۔ وہ بنا کسی تمہید کے بولی، میں تو دبلی پتلی ہوں اور عجیب سی ہوں، میرا چہرہ چھوٹا ہے، قد بھی چھوٹا ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ نانی کو آپ نے کیوں ہاں بولی ہے؟ دانش نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، جیسے وہ اس کی موجودگی پر حیران ہو، اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ دادی رو رہی تھی اس لیے ہاں بول دیا؟ لیکن تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں بیوی کا مقام دوں گا۔ لڑکی دیکھو، صرف نکاح کر رہا ہوں، اور جب تک میری دادی زندہ ہے تب تک یہ نکاح رہے گا، اس کے بعد تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو چلی جاؤ۔ روحا کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ غصہ بھی اتر آیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، ہاتھ بھینچتے ہوئے بولی، تو پھر میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مجھے آپ جیسے سنگدل انسان سے شادی نہیں کرنی، میں اپنی خوشی سے انکار کر دوں گی نانی سے۔ دانش نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے نظریں گاڑ دی۔ تو جاؤ انکار کر دو، لیکن اپنے بل بوتے پر، اور خبردار جو تم نے دادو کے سامنے میرا نام لیا یا یہ کہا کہ مجھے اعتراض ہے، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ اب ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، جب تک میری دادی زندہ ہیں تب تک تم میرے نکاح میں رہو گی، اور جیسے ہی وہ اللہ کو پیاری ہوئی تم بھی اسی لمحے میری زندگی سے چلتی بنو گی۔ روحا کی پلکیں نم ہونے لگی، دل جیسے سینے میں لرز اٹھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں ایک بار بھی جھانک کر دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید کہیں سے رحم، احساس یا ندامت کی ایک رمق نظر آ جائے، مگر وہاں تو فقط سختی، غرور اور بے نیازی تھی۔ دانش نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے طنز سے کہا، بہتر ہے کہ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو، کیونکہ یہ رشتہ صرف ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ روحا کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے اور دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دانش کے لفظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور چند لمحوں کے بعد وہ اسے گھورتی رہی، جیسے کسی اجنبی کو پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کے ساتھ ساتھ ایک فیصلہ چمک رہا تھا، اور پھر اچانک وہ تھوڑا آگے بڑھی، نگاہوں میں زخموں کی پرچھائیاں لیے آواز میں زہر چھپاتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ دانش نے اس کی بات پر ہلکی سی بھویں چڑھائی، مگر کچھ نہ بولا۔ روحا نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن سن لیں، اپنی بات پر قائم رہنا، اور خبردار جو شادی کے بعد میرے قریب بھی آئے، میں اس شادی کو دل سے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہوگا، اور بس۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، مگر اس میں وہ طنز، وہ تکلیف اور وہ بغاوت چھپی تھی جو ایک ٹوٹے ہوئے دل کی شناخت ہوتی ہے۔ اس نے جیسے آج کے دن سے خود کو ایک اپنی نئی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ دانش کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، اور وہ تیز دھار آنکھیں جو ابھی کچھ دیر پہلے معصوم سی لگتی تھی، اب چٹان کی مان مضبوط ہو چکی تھی۔ لبوں پر ایک ہلکی سی بے نیازی سی بھری مسکراہٹ آئی، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم بھی کر لو کوشش۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا، جیسا تم کہو۔ الفاظ میں کوئی شدت نہ تھی اور کوئی جذبہ نہ تھا، جیسے کسی فائل پر دستخط کرنے والا افسر ہو، جیسے ان کے انجام سے کوئی غرض نہ ہو۔ وہ پیچھے مڑا اور بغیر کسی توقف کے دروازے کی طرف بڑھا۔ قدموں کی چھاپ مدھم ہوتی گئی، روحا وہیں کھڑی رہی، اور سینے میں انگارے لیے، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے اب اس کے ساتھ جینا سیکھ چکی ہو۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر روحا کے اندر جیسے ایک شور مچ گیا، اور اس نے آہستہ سے نظریں جھکائی اور خود سے سرگوشی کی، چلو روحا، تمہیں خود ہی اپنی لڑائی لڑنی ہے، اب تم کسی کمزوری کی محتاط نہیں ہو۔ اس پل وہ محض ایک مجبور لڑکی نہ رہی تھی، بلکہ وہ ایک مضبوط عہد میں ڈھل چکی تھی۔ دانش تو جا چکا تھا، مگر اس کے لفظ روحا کے وجود میں ایک نئی آگ جلا گئے تھے، جسے اب صرف وقت ہی بجھا سکتا تھا۔
वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और दादी की ख्वाहिश के मुताबिक उन दोनों का निकाह काफ़ी सादगी से किया गया। एक ही घर में होने की वजह से बिना किसी खर्चे के उसे सीधा उसके शोहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहा और रूसी लिबास में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिए कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी। उसकी उंगलियां बार बार अपनी कलाई की चूड़ियों से खेलती जा रही थी। हर दिल की धड़कन बेकाबू सी महसूस हो रही थी। हर आहट पर वो चौंक जाती और दरवाजे की तरफ देखती और फिर नजरें झुका लेती। बिलाखिर दरवाज़ा खुला और दानिश अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाह एक लम्हे के लिए भी रोहा पर ना पड़ी, जैसे वो कोई चीज़ ही ना हो। वो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा और रोहा ने एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिया। दरवाजे के करीब आकर उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अज़्म था जो उसके लरसते वजूद के बावजूद नुमायां था। आवाज़ में नरमी मगर दिल से निकलती हुई संजीदगी थी। मैंने बहुत सोचने के बाद एक फ़ैसला लिया है, उसने नज़रें झुकाते हुए कहा। हम एक दफ़ा इस रिश्ते को मौका दे सकते हैं। वो थक गई थी हालात और ख़ुद से लड़ते लड़ते। दानिश ने पहली बार उसकी तरफ देखा और आंखों में सर्द मोहरी थी, जैसे बर्फ़ की चट्टान पर निगाह डाल रहा हो। रोहा ने हिम्मत करके बात जारी रखी। आपको मोटी लड़कियां पसंद हैं, फरी जिसामत वाली? मैं वैसी बन जाऊंगी बस एक बार। हम अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि अचानक दानिश ने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। उसकी गिरफ्त में एक गुस्सा, एक नफरत छुपी थी। रोहा की आंखें खौफ से फैल गई और वो बुरी तरह से घबरा गई। बकवास बंद करो अपनी। दानिश की आवाज़ गुस्से से लरस रही थी। मेरे सामने ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सख्त नफरत है उन औरतों से जो शादी के नाम पर मर्द की जिंदगी अज़ाब बना देती हैं। उसने उसके कंधे छटकते हुए पीछे हटाया। रोहा बमुश्किल अपने कदमों पर कायम रही। शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आई समझ तुम्हें? वो एक पल को रुका और उसके चेहरे पर निगाह डाली और फिर तंज़े अंदाज में बोला, और अगर इतनी ही आग लगी हुई है अंदर तो दुआ करो कि मेरा दिल बदल जाए, वरना मैं तुम जैसी लड़की को मुंह लगाना भी गवारा नहीं करता। ये कहकर वो तेजी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया और रोहा जैसे पत्थर की मूरत बन गई। आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। एक माह होने को आया था मगर उस इंसान का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला था। वो मासूम कई बार उसके सामने गई और उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो तो ऐसा हो गया था जैसे किसी को जानता ही ना हो। फ्लैट में धीमी सी पीली रोशनी फैली हुई थी। एक तरफ सोफे पर वो नीम दराज अंदाज में बैठा था और सामने टेबल पर 2 कॉफ़ी के मग रखे थे और किंजा कदरे बेतकल्लुफ़ी से उसके करीब बैठी हुई थी। कमरे की तरतीब में एक जदीद ज़ोक छलकता था और फिज़ा में एक अनकही सी बेचैनी गर्दिश कर रही थी, जिसका इदराक सिर्फ दानिश को हो रहा था। और वो किंजा की तरफ देखते हुए ज़रा तंज़े अंदाज में बोला, हैरत की बात है, तुम्हारा शौहर तुम्हें इतना लंबा वक्त बाहर रहने देता है। मतलब तुम तो कहती हो कि वो काफ़ी शकी मिजाज है। किंजा ने एक हल्का सा कहका लगाया, जैसे ये बात कोई मानी ही ना रखती हो। देता तो नहीं है, वो मुस्कुरा कर बोली, मगर तुम्हारी खातिर सब कर लेती हूँ। आखिर को तुमसे मोहब्बत ही इतनी है। दानिश का चेहरा एक पल को साकित हो गया और वो गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी सर उठा रही थी। न जाने क्यों शुरू से ही उसे किंजा में कुछ छोल सा महसूस होता था और उसकी बातों में, उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो बेहद गैर मामूली महसूस होता था। इतनी अटेंशन देना, इतना वक्त निकालना, और वो भी एक शादीशुदा औरत होकर, ये सब दानिश की समझ से बाहर था। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। किंजा मुस्कुराते हुए उसके पहलू से उठ खड़ी हुई। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो खुशी से चहकते हुए बोली। रुको, मैं लेकर आती हूँ। दानिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और एक अनजाना सा खदशा उसके दिल में जागा, मगर वो खामोश रहा। वो अपनी जगह बैठा रहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन कदरे तेज हो गई थी। लम्हे गुजरे, दरवाज़ा खुला और फिर वो मंजर सामने आया जिसने उसका खून खुश्क कर दिया। नुदरत अपनी पूरी शान और गुस्से के साथ अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे 2 स्याह फॉर्म गार्ड्स खामोशी से कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़े। दानिश घबरा कर उठ खड़ा हुआ। नुदरत ने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, फौरन इसे बांध दो। रुको, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। दानिश ने भागने की कोशिश की, लेकिन लम्हों में उसे काबू करके रस्सियों से बांध दिया गया। लम्हा लगा था और पूरा मंजर तब्दील हो गया था। नुदरत आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आई। उसकी आंखों में तूफान छुपा हुआ था, चेहरे पर गुरूर और होंठों पर तलखी। बगैर कुछ कहे उसने एक जोरदार थप्पड़ दानिश के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज उठी। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज़ में सहर खुला था। तुम ही एक वाहिद मर्द हो जो किसी भी औरत पर हुक्मरानी कर सकता है।
तुम क्या समझे थे कि नुदरत इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? दानिश सांसें खींचता हुआ बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा बहुत पैसा तुमने बर्बाद किया है, और तुम्हारी बीवी, वो मासूम सी बच्ची, उसके साथ भी तुम यही सलूक कर रहे हो। वो फटी फटी नजरों से नुदरत को देखता रहा, जैसे उसके गिर्द सब कुछ जमीन से उखड़ता जा रहा हो, और सच्चाई का एक ऐसा चेहरा उसके सामने आया जिससे वो नजरें नहीं चुरा सकता था। कमरे की खामोश फिजा में सिर्फ दानिश की हांफती हुई सांसें गूंज रही थी। उसके बाजू रस्सी से बंधे हुए थे और चेहरा पसीने और थप्पड़ की सुर्खी से तिनमना रहा था। नुदरत चंद कदम और करीब आकर झुक गई। उसके चेहरे पर हंकार और आंखों में आग भरी हुई थी। फेसबुक पर तुम्हारी बीवी से मैंने बहुत चालाकी से दोस्ती की, उसने जहर भरे लहजे में कहा। जानते हो, उसने तुम्हारी तमाम कारस्तानियां मुझे बताई। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि औरत की आंख में आंसू हो तो वो खामोश नहीं रहती, वो बदला लेती है, और मैं वही कर रही हूँ। दानिश की आंखें हैरत और अजियत से फैल गई। वो बामुश्किल बोल सका, नुदरत प्लीज। नुदरत ने उसकी बात को सख्ती से काट दिया। मैं तुम्हें भूल चुकी थी दानिश। सोच लिया था कि किंजा को जो तुम्हारे पीछे लगाई थी उसे भी हटा दूंगी। मैं खुश थी कि तुम किसी मासूम लड़की से शादी कर रहे हो, मगर जब तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया कि तुम शादी की पहली रात उसे जलील कर चुके हो, उसका दिल तोड़ा और अब तक हर रोज उसकी इज्जत रोनते आ रहे हो, मैंने वही फैसला कर लिया था कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना है और ये बेहद जरूरी है। वो सीधी होकर खड़ी हो गई, गर्दन अकड़ाकर गार्ड्स की तरफ इशारा किया, मारो इसे। अगले ही लम्हे गार्ड्स हरकत में आ गए और एक ने उसका गिरेबान खींचा और दूसरा खूंसों की बारिश करने लगा। दानिश की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर लौटने लगी। माफ कर दो प्लीज नुदरत, मुझे माफ कर दो। मगर वो दोनों औरतें, नुदरत और किंजा, सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे किसी मजलूम की फरियाद सुनने वाली ही ना हो। उनके चेहरों पर कोई तासुर ना था, सिर्फ सर्द खामोशी थी और आंखों में दुख और इंतकाम की रोशनी। हर घूंसा, हर लात उसके अंदर की सफाकियत पर एक तमाचा था, हर चीख उसकी जालिमाना फितरत का एतराफ। लेकिन अचानक दरवाजे पर एक धमाकेदार दस्तक हुई। गार्ड्स की हरकत रुकी और दरवाजा खुला और सफ़ेद शलवार कमीज में बाल बिखराए, आंखों में खौफ और बेबसी लिए रोहा अंदर दाखिल हुई। रुको, उसकी चीख कमरे को हिला गई। रुको खुदा के लिए। वो दौड़ती हुई दानिश के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे एक ठाल उसने दोनों बाजू फैला दिए और गार्ड्स की तरफ रुख मोड़कर चीखी, पीछे हटो और कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। नुदरत के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत की परछाई दौड़ी, फिर तेजी से गुस्सा लौट आया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हट जाओ यहाँ से। तुम्हारा शोहर बातों का नहीं लातों का भूत है, जब तक इसका दिमाग ठिकाने नहीं आता ये राह रास्त पर नहीं आएगा। रोहा की आंखों में नमी थी, मगर लहजा मलतजी, नर्म और थका थका सा था। प्लीज बस कर दें, प्लीज इन्हें मत मारें, ये शोहर है मेरा। जो भी है, जैसा भी है, मुझे इसका दर्द सहना है और सजा नहीं दिलवानी। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया, मगर अब बस। नुदरत की निगाहें दानिश पर जम गई, जो सर झुकाए जमीन को खो रहा था, जैसे अपने गुनाहों को वहां लिखा देख रहा हो। और शर्म करो दानिश, उसने सख्ती से कहा। औरत को इतना मत आजमाओ कि वो तुम्हारी हस्ती ही मिटा दे। ये वो लड़की है जिसे तुमने हर पल रुलाया, तड़पाया और ठुकरा दिया, और फिर भी ये तुम्हारी तरफदारी करी है। खुदा का खौफ करो, उसकी कदर करो। और नुदरत ने रुख मोड़ा और किंजा ने कहा कि चलो किंजा, बहुत हो गया, अब इसका हिसाब जिंदगी करेगी। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ और एक गूंजती हुई खामोशी ने कमरे को घेर लिया। रोहा तेजी से आगे बढ़ी और दानिश के बंधे हाथों को खोला, फिर पांव की रस्सियों को आहिस्ता आहिस्ता खोला। जैसे ही वो आज़ाद हुआ, वो बेसाख्ता उसके कदमों में झुका। दोनों हाथ जोड़कर आवाज़ लरजती हुई और दिल की गहराइयों से निकली, माफ़ कर दो रोहा, मुझे, मैं बहुत गलत था और मैं दुनिया की चमक में छोटी मोहब्बतों में खो गया था। मुझे लगा सब कुछ मेरे काबू में है, मगर आज मुझे एहसास हो गया है कि इंसान को अगर सच में कोई सहारा देता है तो वो उसका अपना होता है। बाहर की औरतें सिर्फ वक्त गुजारती हैं और दिल नहीं संभालती। आई एम सो सॉरी रोहा, बहुत ज़्यादा सॉरी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, और मगर आज जिंदगी ने उसे एक ऐसी तल्ख हकीकत से आशना किया था जिसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। रोहा की आंखों में भी आंसू बहने लगे और उसने लरसते हाथों से उसके चेहरे पर बहते आंसू पोंछे। मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का कभी नहीं था, न मैं नुदरत को जानती थी न किंजा को। वो तो बस दोस्ती हो गई थी और मैं अपने दुख बताती गई, वो खुद ही सब समझ गई। मुझे भी माफ़ कर दें अगर मेरी किसी बात ने आपको तकलीफ दी हो। ये वाकई 20 साला मासूम लड़की थी जो किसी भी कीमत पर अपना घर बसाना चाहती थी। दानिश ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बेसाख्ता उसे अपने सीने से लगा गया। नहीं रोहा, अब तो मेरी जिंदगी हो। जो कुछ हुआ वो एक बुरा ख्वाब था और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम जैसी मासूम, वफादार और बहादुर लड़की मेरी जिंदगी में है, ये मेरी खुश नसीबी है। रोहा ने सर उसके सीने से लगा दी और आंखें बंद करके
دل کو پہلی بار سکون کا لمس محسوس ہوا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں محبت کی دھڑکنیں تھیں جنہوں نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک نئی شروعات دی تھی۔ باہر شام کی دھوپ ہلکے سرخی میں بدل رہی تھی، جیسے کائنات خود بھی ان کے دلوں کے میل پر مسکرا رہی ہو۔ یہ انجام نہیں، آغاز تھا ایک ایسے رشتے کا جو سچ، معافی اور محبت سے جڑا